वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही थी, जिसमें हमने अभी तक यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2 चैप्टर्स थे। और यूनिट 2 का हमने थर्ड चैप्टर, जो कि वास्तविक गैसेस से संबंधित था या रियल गैसेस से संबंधित था, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो यूनिट 2 का ही है। वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवित होना। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, इसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का मतलब आपको समझ आ रहा है कि गैसों को द्रवित करना। लेकिन गैसों को द्रवित करके हमें मिलेगा क्या? हम क्यों उसको द्रवित करना चाहते हैं? तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को पढ़ने का, इस चैप्टर में वास्तव में तो हम इनकी विधियाँ पढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में हम ये विधियाँ और ये तरीके हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि द्रवित गैसों के द्वारा हम निम्न ताप उत्पन्न कर सकते हैं, और कई अभिक्रियाएं जो कि निम्न ताप पर ही हो सकती हैं, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं इन द्रवित गैसों की सहायता से। तो वास्तव में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लो टेम्परेचर है। अब हम क्या है, धरती पे हमारे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -54 या, लेकिन हम उससे भी लोअर टेम्परेचर चाहते हैं, जिससे कि हमारे को कई लोअर टेम्परेचर पे जो घटनाएं साइंटिस्ट थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करते हैं, वो घटनाएं वो सारी होंगी या नहीं होंगी, उसको एक्सपेरिमेंटली करने के लिए हमें उतना लोअर टेम्परेचर चाहिए, 0 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं हम गैसों के द्रवित करने की सहायता से। गैसों को द्रवित करते हैं और फिर उनका वापस वाष्पीकरण होता है, ये वेपराइजेशन होता है, तो बहुत लो टेम्परेचर आपको मिल पाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंस इसकी इस चैप्टर की इसलिए है। अब इस चैप्टर में हम पूर्ण रूप से कूलिंग के मेथड्स पढ़ेंगे कि भाई गैस को हम ठंडा कैसे करें जिससे कि वो लिक्विफाइड स्टेट में आ सके। तो एक साधारण सा सबसे पहला जो बहुत प्राचीन काल से समय आ रहा है वो है हमारा हिमकारी मिश्रण। हिमकारी मिश्रण मतलब फ्रीजिंग मिक्सचर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये बर्फ़, ये आइसक्रीम जमाने वाले हैं, वो चारों तरफ बर्फ़ जो है उसमें हल्का सा नमक मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं। उससे क्या होती है, वो जो उसकी अपर लेयर है जो नमक के कांटेक्ट में आती है वो मेल्ट होती है और मेल्ट होगी तो वो एक्चुअल में होता क्या है, जो नमक है वो आइस से हीट एक्सट्रैक्ट करता है और खुद उसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है पानी के अंदर। तो वो जब हीट एक्सट्रैक्ट करता है तो बाकी जो बची आइस है उसका टेम्परेचर, जो नॉर्मल आइस का टेम्परेचर है, उससे भी नीचे गिर जाता है, और उसके संपर्क में जो वस्तु रखी हुई होगी वो और लोअर टेम्परेचर पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत समय पहले पूर्व से ही हिमकारी मिश्रण को यूज़ करते आ रहे हैं, आइसक्रीम में विशेषकर उसमें यूज़ करते आ रहे हैं। आजकल काफ़ी मशीन्स आ गई, लेकिन ये पुराना मेथड है। फिर उसके बाद दूसरा एक तरीका है निम्न दाब पर वाष्पीकरण की। अगर हम बहुत लो प्रेशर कर दें और उसको वेपराइज करें तब भी हमारे को कूलिंग इफ़ेक्ट मिल सकता है। तीसरा मेथड है हमारा रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये अभी हम देखेंगे इसमें आगे विधि में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। चौथा मेथड है जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो है हमारा जूल थॉमसन प्रभाव। उसकी सहायता से हमने पढ़ा था उसमें कि गैस को अगर किसी सरन डार्ट में से या पोरस प्लग में से गुजारें तो वो ठंडी हो जाती है। वो मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। फिर है अधिशोषण। अधिशोषण मतलब एड्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद पेल्टर्स इफ़ेक्ट है, और मेथड है हमारा रुद्धोष्म विचुंबकन, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर नाभिकीय विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन करें, न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये सारे सम ऑफ द मेथड्स हैं जिनको नॉर्मली यूज़ में लिया जाता है। अब ये
जो हैं इन मेथड्स को अप्लाई करने के लिए हम कुछ नियम यूज़ करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। उन प्रिंसिपल्स को हम कैसे फॉलो करते हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो हमारा कहलाता है कैस्केड का सिद्धांत। कैस्केड का सिद्धांत एक्चुअल में कैस्केडिंग का मतलब होता है एक के बाद एक, इंग्लिश का वर्ड है कैस्केड का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ कैस्केडिंग। तो कैस्केड का सिद्धांत में क्या होगा, हम वन बाय वन गैसेस को कंबाइन करेंगे और अल्टीमेटली हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब ये कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जनरल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका डायग्राम से समझेंगे। इस विधि में निम्नतर क्वथनांकों के कई द्रव क्रमानुसार लेते हैं। इन्हें श्रृंखलाबद्ध संपीड़न मशीनों के द्वारा संपीड़ित कराते हैं। क्या करेंगे हम विधि में, हम कई सारे द्रव लेंगे। मैंने कहा था ना वन बाय वन लेते हैं, तो इसके अंदर कई सारे द्रव लेंगे और जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, उनको क्रम के अनुसार लगा लेते हैं। इन्हें श्रृंखलाबद्ध संपीड़न मशीनों के द्वारा संपीड़ित कराते हैं और फिर क्योंकि हमने उनको अरेंज कर दिया विद द डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, हम उनको वन बाय वन प्रेशर कंप्रेसिंग मशीन्स की सहायता से हम वन बाय वन उनको कंप्रेस करते हैं। इससे इच्छित गैस का ताप क्रांतिक ताप से नीचे गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जिस गैस को हम लिक्विफाई करने की इच्छा कर रहे हैं, हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी गैस अगर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आती है तो वो लिक्विफाई हो सकती है, उसे लिक्विफाई थोड़ा सा प्रेशर लगा के करा जा सकता है। लेकिन अगर वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर है तो उस पर कितना भी प्रेशर लगाए वो लिक्विफाई नहीं होगी। तो हम जिस गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, हम इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वन बाय वन ऐसे लिक्विड्स लेते हैं जिनका डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है और वन बाय वन उनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। और उस प्रेशर लगाने के कारण जो हमारी फाइनली जो गैस हमने चूज़ करी है उसका जो टेम्परेचर है वो बिलो देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके क्रांतिक ताप से नीचे गिर जाता है, जिससे कि उस पर हल्का सा दाब लगाए और वो लिक्विफाई हो जाती है। निम्न दाब पर वाष्पन करके शीतलन उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या करेंगे, हम पहले गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर पर से लोअर टेम्परेचर पर लेके आएंगे और फिर उस पर हल्का सा प्रेशर लगाएंगे जिससे कि वो लिक्विफाई हो जाएगी और कूलिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है। गैस पर दाब डालकर अथवा रुद्धोष्म प्रसार से उसे द्रवित करते हैं। लिक्विफाइड हमारे को वेसल के अंदर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो मेथड है, ये कैस्केड का जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को केमर ऑन्स ने इस विधि को यूज़ किया था और इस विधि को यूज़ करके उसने ऑक्सीजन गैस को द्रवित किया था। तो अब ये विधि हम कैसे उसने किया था उसके अंदर हम एक्चुअल उसका डायग्राम देख लेते हैं और एक्चुअली उसने क्या किया था। तो देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि स्पाइरल ट्यूब्स हैं, 3 स्पाइरल ट्यूब्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहला ए जो ट्यूब है वो हमारे आउटर कोटिंग वाले बी के आउटर कोटिंग वाले ट्यूब से कनेक्टेड है। फिर बी का जो अंदर स्पाइरल वाला जो ट्यूब है वो सी के आउटर कोटिंग वाले ट्यूब से कनेक्टेड है और सी के अंदर जो स्पाइरल ट्यूब है वो आपके एक दीवार फ्लास्क में जहाँ पर आपका ऑक्सीजन कलेक्ट होनी है उससे कनेक्टेड है। अच्छा, फिर उसके अगर हम देखें तो सबसे पहले ए को देखिए, ए कैसा है। ए के अंदर एक तो सर्पिलाकार ट्यूब है। ये सर्पिलाकार ट्यूब जो है वो हमारी P1 पिस्टन से कनेक्टेड है। P1 पिस्टन के यहाँ पर हम एक गैस भरते हैं इसके अंदर जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड गैस, ठीक है। अच्छा, CH3Cl हम इसके अंदर भरते हैं और यहाँ पर पिस्टन P1 लगा है जिसको हम अंदर पुश कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पिस्टन P1 वाला चैम्बर है ये नीचे B के साथ
आउटर कोटिंग, बी की जो आउटर कोटिंग है उसके साथ कनेक्टेड है। स्पाइरल ट्यूब के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो स्पाइरल ट्यूब का दूसरा एंड जो है वो भी बी के साथ ही आउटर कोटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ बीच में एक वाल्व V1 लगा हुआ है। इस पूरे स्पाइरल ट्यूब को एक दूसरा ट्यूब एनक्लोज करता है जिसको हम आउटर ट्यूब कहते हैं, और इसके अंदर हम लगातार पानी का प्रवाह रखते हैं जिससे कि ये ट्यूब ठंडी रहे, तो वाटर फ्लो हमारा इसके अंदर चलता रहता है। अब हम आते हैं दूसरे बी वाले ट्यूब पे। तो बी वाले ट्यूब में आप ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर से वो दो जगह से कनेक्टेड है, दोनों ही सिरे आपके ए वाली स्पाइरल ट्यूब के दो सिरे हैं, और साथ ही साथ वो P1 चैम्बर से भी कनेक्टेड है। अब बी जो ट्यूब है उसके अंदर भी एक सर्पिलाकार ट्यूब है, और सर्पिलाकार ट्यूब का जो एक सिरा है वो पिस्टन P2 वाले चैम्बर से जुड़ा हुआ है, और उसका दूसरा हिस्सा सी के आउटर वाले ट्यूब से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही उसका दूसरा सिरा भी सी के आउटर वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक वाल्व V2 लगा हुआ है। तीसरा हम देखते हैं, अच्छा इसके अंदर हमारे जो P2 चैम्बर है इसके अंदर हम इथाइलिन गैस भरते हैं। अच्छा, तीसरा जो हमारा है सी, उसके अंदर जो बाहरी ट्यूब है वो तो आपने देख ही लिया कि P2 चैम्बर से जुड़ा हुआ है, और इधर से ये जो बी की सर्पिलाकार ट्यूब है उसके दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है। अब सी के अंदर भी एक सर्पिलाकार ट्यूब है जिसको एक तरफ तो P3 चैम्बर से जोड़ा गया है, इस P3 चैम्बर में भी P3 पिस्टन लगा हुआ है और इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, और इसका जो दूसरा सिरा है वो हमारा एक फ्लास्क से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर द्रवित हुई हुई ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। इनके अंदर भी हमारे अलग अलग टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये टेम्परेचर्स हम सारे डिस्कस करेंगे तब हम इसको काम में ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर वापस से हम देख लें, ए की जो सर्पिलाकार ट्यूब है उसमें मिथाइल क्लोराइड गैस है, बी की जो सर्पिलाकार ट्यूब है उसमें इथाइलिन गैस है, और सी की जो सर्पिलाकार ट्यूब है उसमें ऑक्सीजन गैस है। अब वन बाय वन हम क्या प्रोसेस अपनाते हैं। इस उपकरण के 3 भाग हमने पढ़ लिए। प्रत्येक भाग में एक एक संपीड़न पंप P1, P2, P3 है, और एक संघनित्र ABC है। ए के भीतरी नली में CH3Cl गैस भरी होती है, और चारों ओर एक बड़ी नली में शीतल जल प्रवाहित होता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा इस गैस का जो, अब ये तो हमने पहले पार्ट को ही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस गैस का जो क्रांतिक ताप है, कौन सी गैस का, जो हमने मिथाइल क्लोराइड गैस ली है उसका जो क्रांतिक ताप होता है वो 143 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः जब पिस्टन P1 को से दाब लगाते हैं तो वह कमरे के ताप पर ही द्रवित हो जाती है। अब क्योंकि इसका क्रांतिक ताप 143 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अपने कमरे का जो ताप है वो तो वैसे ही 37 के आसपास ही होता है, तो इसलिए हल्का सा जब पिस्टन P1 से प्रेशर लगाते हैं तो वो द्रवित हो जाती है, कमरे के ताप पर ही द्रवित हो जाती है। अब ये जो द्रव CH3Cl है ये वॉल्व V1 से, अब यह सारी इसमें द्रवित हो गई। इसको सर्पिलाकार इसलिए रखा जाता है कि जो प्रेशर P1 के कारण जो प्रेशर लगा है वो हमारा पूरे गैस में एक समान ऊर्जा के रूप में वितरित हो जाए। अब ये लिक्विड फॉर्म में लिक्विड हो गई, लिक्विफाई हो गई, लिक्विड फॉर्म में ये V1 वाल्व के पास पहुंचती है। अब जब V1 वाल्व के पास पहुंचती है उस वक्त V1 वाल्व खोल देते हैं, तो ये क्या होता है, ये सारी की सारी बी के जो बाह्य नली है उसमें भेज दी जाती है, और इस बाह्य नली का संबंध P1 से भी है। जब पिस्टन, भैया आपने पहले तो पिस्टन को आगे पुश किया, उसको प्रेशर लगाया, अब हम क्या करेंगे, आगे पुश कर चुके हैं, हम लिक्विड फॉर्म बना चुके, अब हम पिस्टन को पीछे खींचेंगे,
तो जब पिस्टन P1 बाईं ओर जाता है, पीछे की तरफ जाता है, तो क्या होगा, CH3Cl निम्न दाब पर वाष्पित होती है। अब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, क्योंकि प्रेशर, और वो क्या होगा, उसका ऊपर से गैस लिक्विड फॉर्म है, उसके ऊपर से प्रेशर हट गया तो क्या होगा, वो जो लिक्विड बना है CH3Cl वो वापस से वाष्पित होगा। लेकिन वाष्पित होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी ऊष्मा कहाँ से लेगा, वो ऊष्मा B की जो सर्पिलाकार नली है उसके अंदर जो गैस है उससे हीट लेके वो वाष्पित हो जाएगी और वापस P1 चैम्बर में पहुंच जाएगी। तो अब इस कारण से क्या होता है, जब वो यहाँ से लिक्विड स्टेट है, लिक्विड मिथाइल क्लोराइड B की जो सर्पिलाकार ट्यूब है इससे ऊष्मा लेकर वापस वाष्पित होकर P1 में पहुंचती है, उस समय B की जो ये सर्पिलाकार नली ट्यूब है इसका जो टेम्परेचर है वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। अच्छा, अब पुनः हम फिर क्या करते हैं, CH3Cl के वापस पिस्टन को वापस प्रेशर लगाते हैं, फिर भीतरी नली में जाती है और फिर वो यहाँ से लिक्विड बन के इधर आती है और ये प्रोसेस हमारी चलने लगती है ना। तो अब भीतरी जो है, भीतरी नली के अंदर क्या होता है कि एक बारी में -90 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुँचता, लेकिन बार बार ये प्रक्रिया दोहराने पर इसका जो अंदरूनी नली है उसका टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। अब क्या होता है, इसी समय जब इसका टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस वक्त हम जब पिस्टन P2 को थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें इथाइलिन गैस भरी हुई है। इथाइलिन गैस का जो क्रांतिक ताप है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये नली तो -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो चुकी है, इसलिए जैसे ही P2 पिस्टन को हम खिसकाने लगते हैं ये तुरंत द्रवित हो जाती है। अब द्रवित होते ही ये वाल्व V2 के पास आती है, V2 वाल्व खोल दिया जाता है। V2 वाल्व को खोल देते हैं तो वो सारा का सारा C वाले ट्यूब के अंदर भर जाती है। अब C वाले ट्यूब में भर जाती है, उसी वक्त P2 जो है वो पीछे की तरफ खींचा जाता है। P2 जब पीछे की तरफ खींचा जाता है तो क्या होता है, वो जो ये इथाइलिन गैस जो लिक्विड बन गई है वो पर वाष्पित होना शुरू हो जाती है। अब वाष्पित होती है, उस वक्त क्या करती है, वो C की जो सर्पिलाकार ट्यूब है उससे ऊष्मा लेती है। कई बार ये प्रक्रिया जब दोहराई जाती है तो C के अंदर की जो सर्पिलाकार ट्यूब है उसका टेम्परेचर -169 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। अब तीसरा जो पिस्टन है P3, ये जो सर्पिलाकार ट्यूब है इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, हम P3 से दाब लगाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। अब ऑक्सीजन गैस जो है उसका क्रांतिक ताप होता है -118 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये जो ट्यूब है ये बार बार की प्रक्रिया दोहराने से -169 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा ही जैसे पिस्टन P3 को प्रेस करते हैं वो द्रवित हो जाती है और इसको हम वाल्व को खोल के देवार फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार हम ऑक्सीजन गैस को द्रवित कर सकते हैं। स्वयं ऑक्सीजन को वाष्पित करके -218 डिग्री तक ताप गिराया जा सकता है। अब इसमें क्या है, एक चैम्बर और जोड़ दें हम, ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन गैस है ना, ऐसे ही C के बाद एक D चैम्बर और लगा दें और उसको बार बार वाष्पित कराएं, तो उसका D वाली जो चैम्बर है उसके अंदर जो नली है उसका ताप हम -218 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा सकते हैं। इस प्रक्रिया से हम नाइट्रोजन को भी द्रवित कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो क्रांतिक ताप है वो -147 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -147 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए इस प्रोसेस से हम नाइट्रोजन को यहाँ तक कि एयर को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कैस्केड का सिद्धांत है, जिसकी सहायता से हमने ऑक्सीजन को द्रवित करने की विधि को समझा। अब इसके हम एक बार लाभ देख लेते हैं। तो इसके लाभ क्या हैं, ऑक्सीजन व वायु के लिए अन्य विधियों से ये अधिक मितव्ययी विधि है, यानी ये वाली जो है ये हमारी प्रोसेस जो है वो थोड़ी सस्ती है, इसलिए ये प्रोसेस ऑक्सीजन या एयर को लिक्विफाई करने के लिए यूज़ में ली जा सकती है। और भी मेथड्स हैं, लेकिन वो मेथड्स थोड़े से महंगे पड़ते हैं।
लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसकी प्रक्रिया, क्योंकि 1 बाय 1 ट्यूब है और टाइमली हमारे को प्रेस करना पड़ता है, तो इसकी प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण अगर हमारे को लार्ज स्केल पर लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड एयर ऑब्टेन करनी है तो ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। लेकिन अगर अपन को स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन लेनी है, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, तो ये प्रोसेस यूज़ की जा सकती है। इस विधि से नियॉन, जिसका क्रांतिक ताप होता है -229, हाइड्रोजन -240 डिग्री और हीलियम -268 डिग्री सेंटीग्रेड, इन तीनों को द्रवित नहीं कर सकते क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर इतना लोअर है। तो ये लोअर टेम्परेचर ऑब्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये प्रोसेस से हम इन तीनों गैस को द्रवित नहीं कर सकते। तो आज हमने इसके अंदर पढ़ा कैस्केड का सिद्धांत, और हमने देखा कि इस सिद्धांत से की सहायता से हमने ऑक्सीजन गैस को द्रवित करना संभव हो सका, जिसका क्रांतिक ताप बहुत कम है। क्रांतिक ताप तो ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का -118 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो साधारणतः हमारे को पृथ्वी पर नहीं मिल पाता। लेकिन हमने इस सिद्धांत के जरिए उस ऑक्सीजन गैस का इतना ताप प्राप्त कर लिया और उसके बाद हमने उसे द्रवित कर लिया। इसकी सहायता से हम नाइट्रोजन को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो विधि काम में ली, शीतलन की जो विधि, वो कौन सी है? निम्न दाब पर वाष्पीकरण। और दूसरा हमने क्या ध्यान रखा कि क्रांतिक ताप से किसी गैस को ठंडा कर, लोअर टेम्परेचर पे ठंडा कर लो। आगे हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को द्रवित करने की विधि पढ़ी है। लेकिन अभी हमने नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, इनके लिए अब हम कौन सी विधि लगाएं? अगर ये नहीं लग सकती तो कोई दूसरी विधि लगानी पड़ेगी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।